हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल प्रोजेक्ट निंजा टेक में। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे रिएक्ट नेटिव का कोर्स। तो इससे पहले मैंने जावा स्क्रिप्ट का जितना वीडियो था मैंने बना दिया था। 6 से 7 वीडियो मैंने बनाया, सब 5 से 10 मिनट का वीडियो है, तो वो आप देख लीजिएगा। उसमें आपको सारा जावा स्क्रिप्ट मैंने सिखा दिया जो रिएक्ट नेटिव में यूज़ होता है। तो आज से अब हम लोग शुरू करेंगे रिएक्ट नेटिव का कंप्लीट कोर्स। ठीक है, तो अब देखिए रिएक्ट नेटिव में जो लैंग्वेज यूज़ होता है वो होता है जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसलिए आपको जावा स्क्रिप्ट जानना ज़रूरी है। ओके, अब देखिए जब आप रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिएगा तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद कुछ इस टाइप का आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके, इस टाइप का आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर मिलेगा। वहाँ पर आपको एसआरसी फोल्डर नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर। अब ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में हर एक फाइल से और हर एक डायरेक्टरी में आपको समझा देता हूँ क्या होता है, ताकि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए कि क्या डायरेक्टरी का मतलब है और क्या क्या जो ये फाइल सब इसका मतलब क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये टेस्ट बंडल, ये सब हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। जो यूज़ करेंगे मैं उसी के बारे में बात करूँगा। तो रिएक्ट नेटिव में आपको एक चीज़ जानना जरूरी है कि रिएक्ट नेटिव को बोलता है क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। इसका मतलब ये होता है कि रिएक्ट नेटिव में जो आप ऐप बनाइएगा वो ऐप आपका iOS में भी चलेगा और एंड्रॉयड में भी चलेगा, यानी कि एंड्रॉयड फ़ोन टैबलेट है जितना डिवाइसेस एंड्रॉयड डिवाइसेस में उसमें चलेगा, प्लस iOS में जो आपका आईपैड आईफोन वगैरह जितना एप्पल डिवाइसेस है उसमें भी चलेगा। ठीक है, इसलिए क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट बोलते हैं। इसका मतलब एक जगह आप कोड कीजिएगा, वो कोड आपका दोनों जगह चलेगा, दोनों प्लेटफॉर्म में iOS और एंड्रॉयड में। तो इसलिए यहाँ पर एंड्रॉयड और iOS का डायरेक्टरी होता है। एंड्रॉयड डायरेक्टरी में आपका जितना भी एंड्रॉयड का नेटिव मॉड्यूल्स होगा, iOS डायरेक्टरी में जितना भी iOS का नेटिव मॉड्यूल्स है वो सब iOS डायरेक्टरी में होगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये सब डायरेक्टरी कभी कभी हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई ऐप बना रहे हैं तो उसमें आपका जो परमिशंस वगैरह होगा, तो वो परमिशंस वगैरह हमें कभी कभी यहाँ पर अपडेट करना पड़ता है, कुछ चेंजेस करना पड़ता है। अगर एंड्रॉयड में मान लीजिए कोई कैमरा ऐप का एक्सेस दे रहे तो उसका हमें परमिशंस या मेंशन करना पड़ता है, या फिर कोई रिएक्ट नेविगेशन पैकेज इंस्टॉल कर रहे तो उसके लिए कुछ चेंजेस करना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा एक बेसिक सा चीज़ समझाता हूँ। तो जो रिएक्ट नेटिव होता है वो काम कैसे करता है। तो देखिए जो एंड्रॉयड का कोड है वो इस एंड्रॉयड डायरेक्टरी के अंदर है। ठीक है, और iOS का कोड है वो iOS डायरेक्टरी के अंदर। तो रिएक्ट नेटिव में एक ब्रिज का कॉन्सेप्ट होता है। तो आप जो कोड लिखते हैं वो लिखते हैं जावा स्क्रिप्ट में। ये देखिए जावा स्क्रिप्ट का कोड है। तो ये जावा स्क्रिप्ट का कोड कैसे तब काम कर रहा है, तो रिएक्ट नेटिव ब्रिज बोल के एक चीज़ होता है। तो वो ब्रिज क्या करता है ना, कि जैसे आप आपका जो कोड है जावा स्क्रिप्ट में लिखा, अब आप एंड्रॉयड में अपना ऐप चलाना चाहते हैं, तो ये क्या करेगा, जावा स्क्रिप्ट का कोड को लेगा और इसको कम्युनिकेट कराएगा एंड्रॉयड के नेटिव मॉड्यूल्स के साथ, और उसके बाद आपका एंड्रॉयड में जो ऐप है वो सही तरीके से रन होगा। iOS में उसी तरह आपका ये जावास्क्रिप्ट का कोड को लेकर कम्युनिकेट कराता है iOS मॉड्यूल के साथ। और ये कैसे कम्युनिकेशन होता है, रिएक्ट नेटिव ब्रिज के थ्रू। तो रिएक्ट नेटिव ब्रिज के थ्रू आपका जावास्क्रिप्ट का कोड iOS और एंड्रॉयड नेटिव मॉड्यूल्स के साथ कम्युनिकेट करता है, और फिर आपका कोड iOS और ऐप एंड्रॉयड में चलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम होता है। ओके, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे नोड मॉड्यूल्स। तो देखिए आप रिएक्ट नेटिव में जो जो पैकेज इंस्टॉल करते हैं वो सब पैकेज डॉट जेसन के अंदर आता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं असिंक स्टोरेज मैंने इंस्टॉल किया, तो असिंक स्टोरेज कौन सा वर्जन है वो यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो आप जितना पैकेज इंस्टॉल कीजिएगा सब यहाँ पर आपको पैकेज का नाम और यहाँ पर ये मिलेगा वर्सन, और पैकेज का जितना फाइल्स डायरेक्टरीज होगा सब इसके अंदर रहेगा नोड मॉड्यूल्स के अंदर। तो अगर मान लीजिए किसी दिन आपका नोड मॉड्यूल्स अगर डिलीट भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोड मॉड्यूल्स से हम लोग जब गिटहब में अपलोड भी करेंगे तो नोड मॉड्यूल्स को अपलोड नहीं करते, क्योंकि बहुत बड़ा साइज का होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, गिटहब में अपलोड नोड मॉड्यूल्स को छुड़ा के अपलोड करते हैं, पर ये पैकेज डॉट जेसन ही हमें बता देता है क्या क्या पैकेज हमें चाहिए। तो फिर जब गिटहब से आप पुल कीजिएगा तो यहाँ पर आप npm इंस्टॉल कीजिएगा, तो जितना पैकेजेस है ये पैकेज डॉट जेसन में जाएगा और यहाँ से सारा पैकेज फेच करेगा और इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो ये पैकेज डॉट जेसन और नोड मॉड्यूल्स का काम है। अब ये एसआरसी में हम लोग बाद में आते हैं, पहले हम लोग ये सब कुछ जान लेते थे कि ये यहाँ पर वेंडर वगैरह इसमें आपको कुछ काम नहीं दरकार है, तो इसमें जानने कोई फ़ायदा नहीं है। आप जिसमें काम कीजिएगा, अब जैसे ये डॉट प्रीटी सब में आप काम नहीं कीजिए, ये सब कोड फॉर्मेटिंग का होता है। ठीक है, प्रीटीआर ESLint ये सब कोड फॉर्मेटिंग करने के लिए ये सब फाइल काम आता है। गिट इग्नोर तो जानते हैं कि जो आप जब गिट आप में अपलोड कीजिएगा तो जो जो फाइल इग्नोर यानी कि जो जो फाइल गिटहब में अपलोड नहीं करना चाहते वो गिट इग्नोर में रहता है। तो इसमें भी हम लोग चेंज नहीं करते, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ही रहने देते हैं। अगर आपको कोई फाइल ऐसा है जो आप नहीं चाहते गिटहब में अपलोड हो तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और वॉचमैन कॉन्फ़िग में जब आप मैक में कीजिएगा तो फिर कुछ फाइल्स को मॉनिटर करने के लिए वॉचमैन कॉन्फ़िग यूज़ होता है।
ऐप डॉट जेसन में आपका ऐप का नाम, डिस्प्ले नेम वगैरह जो होता है वो यहाँ पर हम लोग सेट करते हैं। ऐप डॉट जेएसएस के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो देखिए ये और इंडेक्स डॉट जेएस ये थोड़ा काम का चीज़ है। तो देखिए ऐप ये जो रिएक्ट नेटिव होता है उसमें सब कंपोनेंट्स के ऊपर काम आता है, ठीक है। रिएक्ट नेटिव में हर एक चीज़ कंपोनेंट है, तो सबसे पहला कंपोनेंट जो होता है ना वो ऐप डॉट जेएसएस, ये फाइल पहले रन होगा। पर इसको रन करने के लिए पहले रजिस्टर करता है इंडेक्स डॉट जेएस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप रजिस्ट्री डॉट रजिस्टर कंपोनेंट, इसमें कौन सा रजिस्टर कर रहा है, ऐप डॉट जेएसएस को, ठीक है ना। तो ऐप डॉट जेएसएस को हम लोग इंपोर्ट किए, फिर यहाँ पर रजिस्टर किया। तो सबसे पहला जब आपका ऐप रन होगा तो सबसे पहला कंपोनेंट को रजिस्टर करेगा वो होगा ऐप डॉट जेएसएस को। उसके बाद ऐप डॉट जेएसएस का अंदर जो कोड लिखेंगे वो यहाँ शो होगा। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा था वेलकम टू रिएक्ट नेटिव, तो यहाँ पर शो हो रहा है वेलकम टू रिएक्ट नेटिव, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट फाइल है बेबल डॉट कॉन्फिग। तो देखिए बेबल डॉट कॉन्फिग में आपको ज़्यादा यूज़ तो नहीं होगा। आप यूज़ कब होगा, जैसे कि मान लीजिए कुछ कुछ लाइब्रेरीज होता है, जैसे रीएनिमेटेड वो एनिमेशन का लाइब्रेरी होता है, तो उसको जब आप इंस्टॉल कीजिएगा तो उसका जो प्लगइन्स होता है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो लाइब्रेरी काम नहीं करेगा। तो उस टाइप का केसेस में आपको ये बेबल डॉट कॉन्फिग में थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये उसी का हो गया। जेम फाइल और जेम लॉक ये सब हमें चेंज नहीं करना पड़ता है जनरली। ये क्या होता है कि जब आईओएस मैक आईओएस के लिए आप रन कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से पकड़ता है सब कुछ, तो ये हम लोग चेंज नहीं करते, ठीक है। और इंडेक्स डॉट जेएस मैंने बता दिया सबसे पहला कंपोनेंट को रजिस्टर करता है। और जस्ट कन्फिग में आप जब टेस्टिंग वगैरह कीजिएगा रिएक्ट नेटिव में तो जस्ट कन्फिग काम आएगा। मेट्रो बंडल के मेट्रो डॉट कॉन्फिग में क्या होता है, जो रिएक्ट नेटिव में जो मेट्रो बंडलर है वो समझ लिया एक टाइप का सर्वर है, ठीक है। वो क्या करता है कि आपका जेएस कोड को बंडल करता है और ऐप को देता है, ठीक है। तो उसी में ये मेट्रो डॉट कॉन्फिग उसका कॉन्फिग फाइल है। और पैकेज डॉट जेसन पैकेज लॉग मैंने आपको बता दिया। तो पैकेज डॉट जेसन में जो जो आप पैकेज इंस्टॉल कीजिएगा सारा पैकेज का नाम यहाँ रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, ये फाइल डिलीट हो जाए से आपको समझ में ही नहीं आ गई कौन कौन सा पैकेज इंस्टॉल है आपका। और ये फाइल रहने से क्या होगा, नोड मॉड्यूल्स रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। ये पैकेज आपको ये npm इंस्टॉल कीजिएगा, जितना पैकेज है लाइन से सब इंस्टॉल करेगा वो पर्टिकुलर वर्जन लेके, और आपका नोड मॉड्यूल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पैकेज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है रिएक्ट रीडमी डॉट एम डी। ये जो जो आप जब गिटहब में अपलोड कीजिएगा तो ये रीडमी आप यहाँ पर आपको शो होगा रीडमी। तो कोई भी चेंजेस कीजिएगा तो रीडमी वहाँ पर इंस्ट्रक्शन वगैरह दे सकते हैं रीडमी में। तो ये तो नॉर्मल सा चीज़ है। टी एस कॉन्फिग ये आपका टाइप स्क्रिप्ट जब यूज़ करते हैं तो ये टी एस कॉन्फिग काम आता है, ठीक है। तो इनिशियली हम लोग जो काम करेंगे वो जावा स्क्रिप्ट में ही काम करेंगे, लास्ट में मैं आपको टाइप स्क्रिप्ट भी बता दूंगा, ओके। तो फिलहाल हम लोग जावा स्क्रिप्ट में काम करेंगे। अब यहाँ पर आते हैं एसआरसी फोल्डर में, जैसे कि मैंने बताया था लास्ट में बताऊंगा। तो देखिए ऐप डॉट जेएसएक्स में तो हम लोग कोड लिखते हैं, पर एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि आप एक ऐप बनाते हैं उसमें बहुत सारा चीज़ होता है। मान लीजिए बहुत सारा स्क्रीन होता है, होम स्क्रीन हो गया, सेटिंग्स स्क्रीन हो गया, या और भी 10 टाइप के स्क्रीन हो गया। फिर जाके उसमें अलग अलग एपीआई कॉल्स होता है, फिर जाके आपका अलग अलग कंपोनेंट्स होता है। तो इस तरह हम लोग सजा के लिखते हैं, एसआरसी नाम का एक डायरेक्टरी बना देते हैं। ये एक बोलते हैं कि एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, एसआरसी के डायरेक्टरी के अंदर सारा कोड लिखते हैं ताकि आप अलग से खोजना ना पड़े कोड। तो एसआरसी डायरेक्टरी के अंदर ही सारा कोड रहेगा। इसके अंदर स्क्रीन्स रहेगा, यूटिलिटी फंक्शंस कुछ रहा, फिर कंपोनेंट्स वगैरह रहा, फिर एसेट्स के अंदर सारा इमेज हो गया, फॉन्ट्स हो गया, वो सब मेंशन करते हैं। तो एक अच्छा तरीके से एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके हम लोग कोड लिखते हैं, ठीक है। तो एसआरसी के अंदर हम लोग सारा कोड हम लोग एसआरसी के अंदर लिखते हैं। तो ये कोड आप ये एसआरसी डायरेक्टरी मिलेगा नहीं, आपको बनाना पड़ता है एसआरसी डायरेक्टरी। उसके अंदर आप अलग अलग डायरेक्टरी बना के आप मीनिंगफुल नेम दे के उसको अंदर सारा कोड लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे स्क्रीन्स लिखा है, स्क्रीन के अंदर होम स्क्रीन बनाया, होम स्क्रीन के अंदर ये कोड लिखा, तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं, ओके। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये है रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। और ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो जो फाइल यूज़ करते हैं, डायरेक्टरी यूज़ करते हैं, क्या क्या हर एक फाइल का मतलब क्या है, डायरेक्टरी का मतलब क्या है, हर एक चीज़ मैं आपको समझा दिया। तो ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर मैंने पूरा क्लियर आपको समझा दिया, ओके।